हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर ख़त्म किए हुए हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जाकर वो 3 चैप्टर देखें ताकि जिस टाइमलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं वो आप भी फॉलो कर सकें। हमने पिछले पहले चैप्टर में देखा कि किस तरीके से इतिहास को पढ़ा जाता है, हिस्टोरियंस किस किस की मदद करके जो है या फिर किसकी मदद लेकर इतिहास को पढ़ते हैं। हमने सेकेंड चैप्टर में देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन्स, उनकी सोसाइटी, उनके रिलीजन, उनके रहन सहन किस तरीके से थे। हमने थर्ड चैप्टर में अर्ली वैदिक फेज के बारे में बात किया जो कि आर्यंस या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशंस के सक्सेसर्स थे। आज चौथे चैप्टर में हम द सेकेंड पार्ट ऑफ वैदिक एज, जिसे हम लेटर वैदिक एज कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने थर्ड चैप्टर में यानी कि अर्ली वैदिक चैप्टर में बात किया कि ऋग्वेदा जो बहुत ही पावरफुल, सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट वेद जो थी 4 वेदों में से, वो लिखी गई थी। लेकिन लेटर वैदिक एज में बाकी के 3 वेदास लिखे जाते हैं। हम देखेंगे कि इस चैप्टर में समाज किस तरीके से था, एग्रीकल्चर किस तरीके से था, लेटर वैदिक एज सोसाइटी थी किस तरीके से। तो आइए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। द टाइमलाइन टू बी फॉलोड। चलिए जो टाइमलाइन जो है हम उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। द लेटर वैदिक पीरियड एग्जिस्टेड फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC। हमने देखा अर्ली वैदिक एज जो था वो 1500 BC कहीं ना कहीं शुरू होता है और 1000 BC पर एंड होता है, और लेटर वैदिक एज जो है वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक ख़त्म होता है। तो पूरा जो वैदिक एज जो है 2 फेजेस में, अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक जो है वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक कंटिन्यू होता है। हम आगे के टाइमलाइन में बात करते हुए हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इसी 6th सेंचुरी BC के आसपास जो है वो पैदा होते हैं। वो हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेटर वैदिक एज जो है वो 600 BC तक चलता है। द रिमेनिंग 3 वेदास दैट इज सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा वर रिटन एंड कंपाइल्ड इन दिस एज। तो ऋग्वेदा जो थी वो 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच जो थी वो रिटन और कंपाइल की गई थी, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी वेदा। लेकिन बाद में जो थे वो 3 इंपॉर्टेंट वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो थे वो लेटर वैदिक एज में लिखे जाते हैं। इट वॉज एन एडवेंट ऑफ आयरन एज। तो जिस तरीके से ज़्यादातर लोग 800 BC को जो एज ऑफ आयरन कहते हैं, यानी कि 800 BC का या फिर इसके आसपास टाइमलाइन में जो है आयरन को डिस्कवर किया जाता है, तो लेटर वैदिक एज को जो है वो आयरन एज का हिस्सा माना जाता है। द टेक्स्ट दैट वर रिटन। तो आइए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो थे इस ज़माने में जो लिखे गए थे वो कौन से थे। हमने देख तो लिया कि वेदास थे, लेकिन वेदास के साथ साथ उपनिषद भी हुआ करते थे और भी कई थे। तो आइए लिटरेचर के बारे में जानते हैं। सामवेदा बुक ऑफ चांट्स, यानी कि चांट्स, जितने भी मंत्र वगैरह जो मंत्रोच्चारण करते हैं, जो चांट्स होते हैं, वो इसी सामवेदा में है। तो इट ऑल्सो पेव्स वे फॉर द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो इंडियन म्यूजिक जिस तरीके से या फिर इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन अगर कहीं ट्रेस किया जा सकता है तो वो लेटर वैदिक एज सामवेद के चांट्स को जो है वो ट्रेस किया जा सकता है। यजुर्वेद कंटेन्स हिम्स एंड रिचुअल, सैक्रिफाइसेस एंड रॉयल सेरेमनीज। अगर सामवेद में म्यूजिक रिलेटेड, चांट्स रिलेटेड अगर विषय आपको मिलेगा तो यजुर्वेद में सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स और रॉयल सेरेमनीज, यानी कि राजकरण जब किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, तो इस तरीके के डिटेलिंग्स जो है वो यजुर्वेद में दिए जाते हैं। राजसूया एंड वाजपेय मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा कि यज्ञास और यागास हुआ करते थे, तो अब देख सकते हैं कि राजसूया, वाजपेय जैसे यज्ञ के नाम जो है वो यजुर्वेद में पाए जाते हैं। अथर्ववेद ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन। अगर सामवेद ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक है तो अथर्ववेद जो है इट इज़ ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन, यानी कि जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदा, इस तरीके से छोटे छोटे या फिर इस तरीके से इंपॉर्टेंट मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अथर्ववेद में आपको मिल जाएंगे। कंटेन्स फॉर्मूलास, चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ ईविल एंड डिसीजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेद कंसिस्ट ऑफ स्पेल्स टू वार्ड ऑफ ईविल्स, तो वो आंसर अथर्ववेद है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वेद लिखे गए थे लेटर वैदिक एज में। ब्राह्मणास, तो ये भी लिखे गए थे उस वक्त में लेटर वैदिक एज में। तो आइए जानते हैं कि ब्राह्मणास क्या थे। दे आर प्रोज कॉमेंट्रीज ऑफ ऑल 4 वेदास, यानी कि जो 4 वेद लिखे गए थे उन पर ये रनिंग कॉमेंट्री की तरह है ब्राह्मणास। दे आर 18 इन नंबर, पूरे ब्राह्मणास जो है वो 18 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शतपथ ब्राह्मणा।
हम आगे के चैप्टर्स में भी देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है इसी कमेंट्री से कोट किए जाते हैं। हमने देखा कि ऋग्वेदा में किस तरीके से एक थोड़ा बहुत इमेजिनरी कॉन्सेप्ट भी आता है, वहाँ पर इंद्र वरुणा वगैरह मिलते हैं, लेकिन ये कमेंट्रीज जो हैं वो दिए गए हैं उन ऋग्वेदा या फिर बाकी के वेदाओं को एक्सप्लेन करने के लिए। तो शतपथ ब्राह्मणा जो है एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह भी देखा जाता है, कई बार इसे कोट भी किया जाता है। आर्यंकास तो ये भी उसी वक्त लिखे गए थे। आर्यंकास यानी कि फॉरेस्ट बुक्स जिसे कहा जाता है, जो कि फॉरेस्ट में कंपोज किए गए हैं। वर मेंट टू स्टडी इन फॉरेस्ट। आर्यंकास भी जो थे वो इसी फेज में लिखे गए थे। भी जो थे उपनिषद्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेद के बाद अगर इम्पॉर्टेंट लिटरेचर या फिर बुक्स हमें अगर वैदिक एज या फिर वैदिक रिलीजन में मिलते हैं तो वो उपनिषद्स हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। Upanishads were mainly philosophical texts criticizing the rituals and laid stress on right belief and right knowledge of self, that is relation of Atman with Brahma should be properly understood. अगर ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा जो है स्पिरिचुअलिटी को देते हैं, लेकिन वो रिचुअल्स का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो उपनिषद जो है वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, यानी कि फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं कि आपको राइट बिलीफ चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए, खुद के सेल्फ का कॉन्सेप्ट्स आप देखिए कितनी खूबसूरती से आते हैं कि आत्मन, ब्रह्मा, द सोल जिसके बारे में बात करते हैं। तो उपनिषद जो है वो ऋग्वेदास या फिर अथर्वा या फिर जो 4 वेदास लिखे गए हैं उससे एक कदम आगे जाते हैं और एक स्पिरिचुअल हाइटनिंग के बारे में बात करते हैं। दरअसल ये उपनिषद जो है ये उस वक्त लिखे जाते हैं जब ब्राह्मणिकल रिलीजन या फिर वैदिक रिलीजन के खिलाफ आवाज़ें उठाई जाती हैं। शूद्र का जो स्टेटस है वो ज़्यादातर गिरने जाता है। हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे जिस तरीके से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एक कंपटीशन देने लगते हैं वैदिक एज को या फिर वैदिक रिलीजन को, तो उस वक्त जो है उपनिषद से लिखे गए थे। तो इसलिए उपनिषद में जो है एक सेल्फ नॉलेज या फिर सेल्फ बिलीफ, राइट बिलीफ की बात की जाती है। सैक्रिफाइसेस या रिचुअल्स को हटा दिया जाता है थोड़ा बहुत। उपनिषद्स डिस्क्राइब्स डायलॉग बिटवीन गुरु एंड शिष्य एंड वर प्रोबेबली रिटन बाय क्षत्रियास। तो गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर भी जो थे वो क्षत्रिय क्लैन से ही रिलेट करते थे। बाद में उन्होंने जो है वो इस रिलीजन को रिनाउंस किया हुआ था। तो उपनिषद जो है वो एक डायलॉग की तरह चलते हैं जो एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच होते हैं। ब्रह्मा emerged as supreme entity in Upanishads comparable to powerful kings of the era। तो ब्रह्मा जो है वो एक प्रोमिनेंट पोजीशन ले लेते हैं उपनिषद्स में। Upanishads followed principles of jnana, that is true knowledge for peace and salvation। तो जिस तरीके से वर्ना सिस्टम बनाया गया था, एक रिजिड हायरार्की जो है वो बनती है लेटर वैदिक एज में। तो जो लोअर स्ट्रेटा जो थे, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो और खासकर शूद्र, वो ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ थे, ब्राह्मण सुप्रीमेसी के वो खिलाफ हो रहे थे। और ज़्यादातर रिचुअल्स वगैरह भी बहुत हद से ज़्यादा हुआ करते थे लेटर वैदिक एज में। हमने देखा कि अर्ली वैदिक एज में आइडोलेट्री तो नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक एज में जो है वो आइडोलेट्री भी आती है। रिचुअल्स या फिर सैक्रिफाइसेस भी हद से ज़्यादा हो जाते हैं, यज्ञास यागास भी बहुत से ज़्यादा किए जाते हैं, और वुमेन और शूद्र का जो स्टेटस था वो बहुत गिरने लगता है। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो उपनिषद जो है वो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण सुप्रीमेसी के खिलाफ जो बाकी के लोग आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, तो उनके रिस्पॉन्स में उपनिषद लिखे जाते हैं। रिलीजियन, हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन्स के पास रिलीजियन तो था, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था कि उनका रिलीजियन क्या था। वो मेल डाइटी पशुपति की पूजा तो करते थे, लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्म नहीं था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बताने का या फिर बनाने का। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से अर्ली वैदिक एज में एक रिलीजन एक फॉर्म्ड एक अच्छी खासी तरीके में दिया जाता है लोगों को। तो आइए लेटर वैदिक एज में किस तरीके से इस रिलीजियन को जो है वो स्टेबलाइज किया जाता है। Two outstanding Rigvedic gods, Indra and Agni, lost their former importance, and Prajapati, the creator, came to occupy the supreme position along with Rudra, the destroyer, Vishnu, the protector of people। हमने देखा कि अर्ली वैदिक एज में जो है इंद्र और अग्नि, वरुणा और सोमा, ये जितने भी इम्पोर्टेंट गॉड्स थे उनका प्रोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। इंद्र का प्रोमिनेंस तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा हिम्स अगर किसी की तारीफ में गाए जाते हैं तो वो इंद्र देव की तारीफ में गाए जाते हैं, लेकिन लेटर वैदिक एज में इनका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है।
मोस्ट प्रोबेबली हिस्टोरियंस का ये मानना है कि अर्ली वैदिक एज में जो कि आर्यंस ने नया नया इन्वेड किया हुआ था, तो वो बैटल वॉर वगैरह इसी माइंडसेट में थे। तो इंद्र बीइंग द किंग ऑफ हेवेंस, तो ही वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट विद बैटल्स, तो इसीलिए जो था वो इंद्र का प्रोमिनेंस था। लेकिन अब जो है वो आयरन आ चुका था, हमने देखा कि किस तरीके से 800 BC में एडवेंट ऑफ आयरन आता है, तो लोग जो है वो सेटल्ड लाइफ पसंद कर रहे थे, तो इनका प्रोमिनेंस इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। और प्रजापति यानी कि द क्रिएटर ब्रह्मा, या फिर विष्णु द सस्टेनर, या फिर प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, या फिर रुद्र शिवा, जिस तरीके से हम द डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं, तो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट लोगों में आता है और रिलीजियन का जो है वो रुख ही बदल जाता है। पुशंस सपोज टू लुक आफ्टर कैटल्स became god of Shudras, although in Rigveda cattle rearing was primary occupation of Aryans। तो हर किसी ने अपना अपना एक भगवान बनाया हुआ था, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। तो शूद्र जो थे वो स्ट्रेटा में सबसे नीचे थे, हालांकि वो इस सोसाइटी का हिस्सा तो थे, लेकिन उन्हें एक सोसाइटी के हिस्से से दूर की तरीके से देखा जाता था, उन्हें एक्सक्लूड किया जाता था। तो अब हालांकि आर्यंस जो थे वो कैटल रेयरिंग भी लिया करते थे, लेकिन लेटर वैदिक एज में कैटल रेयरिंग सबसे ज़्यादा जो था वो शूद्र पर पड़ गया था, यानी कि इनका जो है मेन ऑक्यूपेशन बन गया था कैटल रेयरिंग, और उन्होंने अपने एक भगवान को बनाया हुआ था पुशान, जिसका या फिर जो था गॉड ऑफ कैटल, जो कैटल को बचाने का काम करता था, या फिर वो कैटल प्रोटेक्टर था। Signs of idolatry appeared in later Vedic times and mode of worship changed considerably as sacrifices became far more important than mere prayers। हमने उपनिषद्स के बारे में देखा, ये अभी उपनिषद्स का वक्त नहीं था क्योंकि उपनिषद्स लेटर टाइम में लिखे गए थे। तो जिस तरीके से अर्ली वैदिक एज में आपको आइडोलेटरी नहीं मिलती, लेकिन लेटर वैदिक एज में आपको आइडोलेटरी मिलती है। तो जिस तरीके से सैक्रिफाइसेस का इम्पोर्टेंस बढ़ गया था वो अनपैरेलल था, यानी कि हद से ज़्यादा सैक्रिफाइसेस, यज्ञास, यागास वो है वो परफॉर्म किए जा रहे थे इस वक्त में। इसीलिए जो है रिलीजियन पूरे तौर तरीके पर से इस्टेब्लिश होता है इस लेटर वैदिक एज में। ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड अ प्रोमिनेंट रोल इन वर्ना सिस्टम विच वॉज नाउ रिजिड। हमने देखा अर्ली वैदिक एज में कि वर्ना सिस्टम जो ऋग्वेदा मंडला 10th पुरुष सूक्ता से लिया गया था वो रिजिड नहीं था, वो प्रोफेशन बेस्ड था, यानी कि आप फ्लिप कर सकते हैं। आज आप शूद्र हैं तो कल आप क्षत्रिय बन सकते हैं, अगर आपका जो प्रोफेशन है वो बदल गया, अगर रूलिंग क्लैन में अगर आप जाते हैं। लेकिन लेटर वैदिक रिलीजन में ये फ्लिप होने का चांस नहीं दिया जा रहा था। अब वर्ना सिस्टम जो था वो प्रोफेशन नहीं, वो बाय बर्थ मिल रहा था। लेटर वैदिक पीरियड मेंशंस 4 आश्रमास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेटर वैदिक एज में जो है वो 4 आश्रमों के बारे में बात किया जाता है। आश्रम का माना ये नहीं कि एक घर या फिर एक जगह जहाँ पर जाकर रहते हैं, ये दरअसल ज़िंदगी के 4 फेजेस हैं जिनके बारे में लेटर वैदिक एज में एक फिलॉसफी बनाई गई थी। तो आइए देखते हैं वो क्या थे। पहला था ब्रह्मचरी फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि ब्रह्मचर्य कि शादी नहीं कर सकते, एक यंग एज तक जो है वो इस आश्रमा में, यानी कि ज़िंदगी के इस फेज़ में वो शादी नहीं कर सकता, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गृहस्था फॉर हाउस होल्डर्स, यानी कि शादी करने के बाद आप जब आप एक प्रोफेशन लेते हैं, आप शादी करते हैं, आप बच्चे वगैरह आपके हो जाते हैं, तो ये सेकेंड फेज ऑफ लाइफ जिसे गृहस्था कहा जाता था, जो गृहस्था आश्रमा जिसे कहते हैं। वनप्रस्था हर्मिट, स्टेज ऑफ ग्रेजुअल डिटैचमेंट, यानी कि अब देखिए आप फॉलो कीजिए, पहले स्टूडेंट यानी कि शादी नहीं, आप नॉलेज के लिए भाग रहे हैं। गृहस्था आप हाउस होल्ड यानी कि बीवी बच्चे, आप संसार में पड़े हुए हैं। और बाद में वनप्रस्था जो है आप स्लोली जो है वो एक हर्मिट की यानी कि एक सेज की ज़िंदगी आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ल्डली पोजीशन से आप दूर हटने की कोशिश करते हैं इस आश्रमा में। और चौथा और सबसे आखिरी सन्यासिन और असेटिक, जहाँ पर हु रिनाउंस द वर्ल्ड फुल्ली। तो कहीं ना कहीं ये 4th आश्रमा जो था वो फाइनल था। अब देखिए क्रोनोलॉजी फॉलो कीजिए कि पहले ब्रह्मचरी यानी कि आप शादी नहीं कर सकते, आप नॉलेज के पीछे जो है वो भागते हैं एज ए स्टूडेंट। बाद में गृहस्था आता है जहाँ पर हाउस होल्डशिप के बारे में बात की जाती है। वानप्रस्था जहाँ पर आप फॉरेस्ट में जाते हैं खुद को जो है क्वेश्चन वगैरह करने के लिए, आपके एग्जिस्टेंस को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। और चौथा जो है सन्यासी, यानी कि आप पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं। ये 4 वर्ण आश्रम थे। दे वर नॉट एप्लीकेबल टू वुमेन एंड पीपल ऑफ लोअर वर्नास, यानी कि ऊपर के 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, वो उन्हीं के लिए ये 4 आश्रम रखे गए थे। शूद्र और वुमेन को जो है वो इस आश्रम को फॉलो करने की इजाज़त नहीं दी जाती, या फिर वुमेन को उस आश्रम को फॉलो करने की इजाज़त दी जाती है जिसकी इजाज़त उसे उसके हस्बैंड या फादर या फिर बेटा देता है।
द स्टेटस ऑफ वुमेन डिप्राइव्ड एंड वर्ना सिस्टम बिकेम मोर रिजिड। तो वुमेन का स्टेटस जो था वो बहुत ही डिप्राइव हुआ था। हमने अर्ली वैदिक एज में लोपामुद्रा और गर्गी जैसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को देखा जिन्होंने ऋग्वेदा में कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन लेटर वैदिक एज में वुमेन का जो स्टेटस है वो बहुत ख़राब गिराया जाता है और वर्ना सिस्टम जो रिजिड होने के कारण शूद्र जो सबसे छोटे या फिर सबसे नीचे जो थे हायरार्की में, उनकी ज़िंदगी वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन, तो आइए जानते हैं कि लेटर वैदिक एज में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। पॉपुलर असेंबलीज लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस एंड रॉयल पावर इंक्रीज्ड एट देयर कॉस्ट। हमने सभा, जना, समिति के बारे में बात किया था, तो वो तमाम जितने भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के साधन थे उनका प्रोमिनेंस चला जाता है। हम देखते हैं कि राजन या फिर ट्राइबल चीफ जो था वो हेरिडिटरी ज़रूर था लेकिन इतना पावरफुल नहीं था। उसे ग्राम सभा जो थी वो पावर से आउस्ट कर सकती थी, निकाल सकती थी, लेकिन लेटर वैदिक एज में जो है रॉयल पावर या फिर सेंट्रलाइजेशन पावर जिसे हम कहते हैं वो शुरू होता है। Sabha and Samiti continued to hold their ground, but women were no longer permitted to sit on Sabha, and it was now dominated by nobles and Brahmanas. तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वुमेन का स्टेटस और भी डिग्रेड हो रहा है। पहले तो उन्हें सभा समिति में बैठकर बात करने की इजाज़त दी जाती थी, अब वो भी नहीं दी जाती थी। Collection of taxes and tributes became common, and responsibility for same lied with officer called संग्रहिता। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि टैक्सेस वो ज़्यादातर अनाउंस नहीं किए जाते थे या फिर वॉलेंटरी हुआ करते थे। बलि जिसकी हमने बात की, जो कि एक कंट्रीब्यूशन था स्टेट के लिए, तो वो वॉलेंटरी हुआ करता था, लेकिन लेटर वैदिक एज में वो मैंडेटरी किया गया और एक ऑफिसर को भी या फिर एक पोजीशन भी बनाया गया हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ सच टैक्सेस। Even now, king did not maintain a standing army and tribal units were mustered at the time of war। यानी कि अभी स्टैंडिंग आर्मी जिस तरीके से लेटर टाइम्स में मेंटेन की जाती है, जब हम षोडश महाजनपद दास की बात करते हैं तो उस तरीके से जो है वो आर्मी के यूनिट्स नहीं थे। अभी जो थे वो ट्राइबल्स बटे हुए थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो एकजुट हो जाते थे। एग्रीकल्चर, तो आइए जानते हैं कि लेटर वैदिक एज का एग्रीकल्चर किस तरीके से था। सेटल्ड लाइफ वॉज एक्सेप्टेड एंड एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ आयरन। 800 BC बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। तो 800 BC में आयरन के डिस्कवर होने के बाद जो है एग्रीकल्चर फ्लरिश करता है। जो एज या फिर जो लोग इस एज में रहते थे वो पहले कैटल रेयरिंग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आयरन के डिस्कवरी होने के बाद वो सेटल्ड लाइफ को जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। आयरन वॉज कॉल्ड श्यामा और कृषाना आया, यानी कि ब्लैक मेटल। तो आयरन को भी वो जो है श्यामा के नाम से जानते थे। एग्रीकल्चर वॉज नाउ चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड विथ राइस एंड व्हीट मेन क्रॉप्स अलॉन्ग विथ यूज ऑफ वुडन प्लाउशेयर। प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल सोसाइटी बिकेम एग्रीकल्चरल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि पेस्टोरल सोसाइटी यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशंस पे कैटल रेयरिंग के साथ जो जीते थे वो सेटल्ड लाइफ पसंद करना शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर जो है उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वुडन प्लाउशेयर जो है वो डिस्कवर किया जाता है या फिर इन्वेंट किया जाता है, जिसकी मदद से खेत को जो है वो आसानी से जोता जा सकता था, बीज बोए जा सकते थे और अनाज वहीं पर उगाया जा सकता था। तो पेस्टोरलिस्ट लाइफ से एक सेटल्ड लाइफ का ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। For the first time, Vedic people came to be acquainted with rice and called it vrihi. In Vedic text recommended in the Vedic rituals, तो राइस जिसे व्रीही कहा जाता था वो पहली बार इसी ज़माने में acquaintance किया गया वैदिक पीपल से। फेमस पॉटरी ऑफ दिस एज वॉज पेंटेड ग्रेवेयर एंड नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो उस वक्त या फिर उस ज़माने में जो पॉटरी इस्तेमाल की जाती थी उसे पेंटेड ग्रेवेयर या फिर नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता था। लेटर वैदिक पीरियड रेफर्स टू 3 डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद जो है आपको कहीं ना कहीं एक किंगडम्स एमर्ज होने के चांसेस आपको दिखते हैं। आप बुद्धिज़्म जैनिज़्म के लेसन्स में देखेंगे कि रॉयल हाउस होल्ड या फिर रॉयल किंगशिप जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिवाइड किया गया था लेटर वैदिक एज के बाद। तो लेटर वैदिक एज में जो है वो हिंदुस्तान या फिर उस एरिया के 3 हिस्से किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या थे। आर्यवर्ता, नॉर्थर्न इंडिया, मध्य देशा द सेंट्रल इंडिया एंड दक्षिणपथा द सदर्न इंडिया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको जो जानना है वो ये कि
जिस तरीके से हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं कि बिफोर 1947 देर वर इंडियाज विद इन इंडिया बट देर वॉज नो सिंगल इंडिया, तो ये कॉन्सेप्ट देखिए यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जो आर्यंस आए हुए थे वो हिंदुस्तान को डिफरेंट पार्ट्स की तरह देखते थे। आर्यवर्त यानी कि वो जहाँ पर वो रहते थे, जो राजस्थान या गुजरात या उस जगह के एरियाज जो थे, बिहार यूपी का एरिया, तो वो आर्यवर्ता उसे कहते थे, यानी कि जहाँ पर आर्यंस रहते थे, जो कि नॉर्थ इंडिया को डिनोट करता था। मध्य देश यानी कि सेंट्रल इंडिया, जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का आज का जो एरिया है उसके बारे में, और जो दक्षिण पता जिसे साउथ इंडिया का डिवीजन भी बताया जाता है। तो इस तरीके से 3 डिविजन्स किए गए थे हिंदुस्तान के। This paved way for the Shodasha Mahajanapadas, 16 big provinces to be established, which became the founding base for Indian history to begin in future. तो यही षोडश महाजनपदास या फिर 16 बिग प्रोविंसेस जो है वो आगे के इंपीरियलिस्टिक इंडिया का एक एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी लेटर वैदिक एज के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।